नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस अध्याय का नाम है बच्चों पादपों कोश। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है चाहे बहुकोशिकीय। तो इसी प्रकार से पौधे भी तो सजीव होते हैं, पौधों को भी तो भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज के इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं या कहां से प्राप्त करते हैं। उन रीतियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम पौधे भोजन कैसे बनाएं, इसको समझने से पहले, इसको बेहतर ढंग से अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले कुछ बेसिक जो टॉपिक हैं, बेसिक जो पॉइंट हैं, उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भोजन के मुख्य घटक कौन कौन हैं। तो इनमें नाम आए थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। पौधों के भोजन में भी ये मुख्य घटक होते हैं। पौधे को भी ऊर्जा चाहिए, पौधे को भी अपने शरीर की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए प्रोटीन चाहिए। अन्य जो कार्य हैं उनमें विटामिन, वसा और खनिज लवण चाहिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जिस प्रकार से मनुष्य के भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण थे, तो यहाँ पौधों के भी ये भोजन के मुख्य घटक होंगे। लेकिन देखना ये है कि पौधे इन घटकों का निर्माण कैसे करते हैं या कहां से प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, इनको अलग अलग कैसे पौधे इनका निर्माण करते हैं उसको हम बाद में समझेंगे। एक बार हम पोषक किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। भोजन के ये जो घटक होते हैं जिनके नाम अभी हमने लिया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये जो भोजन के घटक हैं बच्चों, इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बार बार जब पोषण की बात आती है, भोजन की बात आती है, कोई भी जीव कहां से प्राप्त करता है, तो एक शब्द और आता है, वो आता है बच्चों पोषक तत्व। तो पोषक तत्व से हमारा अभिप्राय क्या है या पोषक तत्वों से हमारा अभिप्राय क्या है। क्या देखिए, भोजन के जो घटक हैं उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सरलतम पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के घटकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सरलतम पदार्थ ही क्या कहलाते हैं बच्चों, पोषक तत्व कहलाते हैं। सरलतम पदार्थ से हमारा अभिप्राय है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है, वाटर है, अमोनिया है। ठीक है बच्चों, और अमोनिया और नाइट्रेट के जो भी लवण हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे लवण हमारे किचन में प्रयोग होता है, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ऐसे जो सरलतम जो पदार्थ हैं उनसे हमारा अभिप्राय क्या है, उनको ही हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, पौधे जो ये सरलतम पदार्थ है अपने भोजन के निर्माण के लिए कहां से लेता है, कुछ पोषक तत्व है पौधे कहां से लेगा। आपने देखा होगा जब जब पौधे को गमले में उगाया जाता है, किसान अपने खेत में उगाता है या माली बाग में पौधे को उगाता है, फूलदार पौधे भी हो सकते हैं, फलदार पौधे भी हो सकते हैं उस माली के पास में। तो वहां पर जो भी पौधे होंगे वो जमीन के मिट्टी के अंदर उगाया जाता है, बोया जाता है पौधे को, और मिट्टी के अंदर से फिर हम उस खाद भी डालते हैं, है ना बच्चों, पानी भी डालते हैं। तो जब पौधे की जड़ें जमीन से पानी को लेते हैं, अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, तो उसी खाद से उस पानी में
ये जो पोषक तत्व है घुलकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात कर रहे थे शुरुआत से ही पौधों में पोषण। तो यहाँ जो शब्द पोषण है, इस पोषण की बात करते हैं। पोषण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी जीव है जो भोजन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है, किस तरीके से प्राप्त करता है, वो भोजन प्राप्त करने की रीति है। और भोजन को प्राप्त करने की रीति को ही पोषण कहते हैं। जीवों के द्वारा भोजन को प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार की बात करें, हम यहाँ पर पोषण के 2 प्रकार हैं, उनकी ही बात कर रहे हैं अभी। पोषण के और भी प्रकार होते हैं, उनके हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन है। पहले हम पोषण के 2 प्रकार हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वपोषण। स्वपोषण से हमारा अभिप्राय है कोई भी जीव अपना भोजन, ये जो सरलतम पदार्थ है, इनसे स्वयं निर्माण करे। यही कहिए, किसी जीव द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करना और पोषण विधि को लागू करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी से हमारा अभिप्राय क्या है? स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कौन सी विधि से? स्वपोषण विधि से। ठीक है बच्चों, अब यहां पर पॉइंट आता है, ये स्वपोषी होते कौन हैं? क्या हम जानते हैं कुछ एक स्वपोषियों को, 1-2 स्वपोषियों के नाम जाने जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहते अपने भोजन के लिए? तो वो स्वपोषी में एक नाम आता है हरे पौधे बच्चों। कौन? हरे पौधे। आप अपने विद्यालय में, पार्क में, सड़क के आसपास, खेतों में कितने सारे हरे पौधे देखते हो? वो सारे के सारे हरे पौधे कौन है? स्वपोषी हैं बच्चों। कई बार आप बाहर पानी की टंकी के पास में गए होंगे, वहां पे दीवार गिल्ली दिखाई देती है, उस दीवार के ऊपर एक हरा हरा पदार्थ सा चिपका हुआ होता है। ठीक है, तालाब देखते हैं, तालाब के ऊपर से हरी हरी एक परत सी दिखाई देती है। वो जो हरे दीवार के ऊपर जो हरी हरी परत जमी हुई है, तालाब के ऊपर जो हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है, वो भी एक प्रकार के जीव ही होते हैं। उनको हम शैवाल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? शैवाल या काई बोलते हैं। तो ये जो 2 शब्द मैंने यहां लिखे हैं, हरे पौधे और शैवाल, ये दोनों ही स्वपोषी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले पॉइंट पे बढ़े। पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां क्या होती हैं? जो भी हरे पौधे होते हैं बच्चों, उन हरे पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कौन होती हैं बच्चों? पत्तियां होती हैं। कौन होती है? पत्तियां होती हैं। जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्ती को आपने देखा है, कुछ इस तरह के आकार की होती है। इसमें इस तरह से मिडरिब्स और वेन बनी हुई होती है। ये जो पत्तियां होती हैं पौधों के खाद्य फैक्ट्रियां के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? कि पौधे, हमने यहाँ बताया था, जो हरे पौधे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं निर्माण का करेंगे। और जहां पर किसी वस्तु का निर्माण होता है तो वह फैक्ट्री ही तो होगी। तो पौधे अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? पत्तियों के अंदर करते हैं। तो पत्तियां कौन है? पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, भोजन की फैक्ट्रियां हैं। तो यहां पर भोजन, पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण कैसे होता है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पत्ती के बारे में थोड़ा सा, इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगी हमें पौधे जब पोषण करते हैं तो उस विधि को समझाने में।
तो ये पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे छिद्र होते हैं बच्चों, उन्हें हम छोटे छोटे छिद्र होते हैं निचले हिस्से, उन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रंध्र कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। उन छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये रंध्र और स्टोमेटा क्या होता है? जब पौधे अपना भोजन बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, तो भोजन बनाने के लिए इन्हें कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल कहां से जाएगा? पौधे के पास कहां से पहुंचेगा? पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उसको कच्चा माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर इन्हीं छिद्रों के द्वारा अंदर जाती है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है ना अंदर ले जाते हैं पौधे इन्हीं छिद्रों के द्वारा, स्टोमेटा और या रंध्रों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पत्तियों के अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और पौधे जब अपना भोजन बनाएंगे तो भोजन, जब भी कोई भोजन से बनाया जाता है तो उसके साथ में कुछ फायदे वाले उत्पाद बनते हैं, कुछ बेकार के उत्पाद बनते हैं। सुबह आपकी मम्मी ने चाय बनाई थी, दूध, पत्ती, पानी डाला और फिर चाय तैयार होगी, लेकिन उसके साथ साथ में बच्चे एक बेकार का उत्पाद भी बना, चाय पत्ती बाद में जो चाय को छानने के बाद बची थी वो बाहर फेंक दी। तो यहाँ भी पौधे जब भोजन का निर्माण करते हैं तो एक बेकार का उत्पाद भी बनता है, वो पौधे के शरीर से बाहर निकलना चाहिए। वो कौन होती है? ऑक्सीजन गैस होती है ना? वो ऑक्सीजन गैस इन रंध्रों से बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चली जाती है। ठीक है, हालांकि कार्बन ऑक्सीजन गैस से हमने यहाँ एक बेकार का उत्पाद कहा। जब भोजन का निर्माण हो रहा है उस समय पौधे के लिए बेकार का उत्पाद है, लेकिन अन्य जो श्वसन क्रियाएं होंगी वहां पर पौधे के लिए बेकार का उत्पाद नहीं होता, और ये वहां पे यूज भी होती है। वो जब कभी हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे कि पौधे के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है अपने श्वसन की क्रिया के लिए। लेकिन अभी हम जब कहेंगे तो पौधा जब भोजन का निर्माण कर रहा है तो फायदे वाला पदार्थ ये है, ये बेकार का उत्पाद है। जब पौधे भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ उत्पादों की जरूरत पड़ती है, कच्चा माल चाहिए। वो कच्चा माल कौन कौन सा होगा? पौधे जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उन्हें, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों को कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी लिख देता हूं यहाँ पे, CO2, इसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला या सूत्र बोलते हैं। और दूसरा कच्चे माल की पौधों को जरूरत होती है पानी की, जल की, इसका सूत्र है H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है। ठीक है बच्चों, ये दो कच्चे माल तो पौधे को चाहिए भोजन के निर्माण के। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो वायुमंडल से ले लेगा पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के अंदर जो छिद्र बताए थे हमने, पत्तियों के अंदर जो छिद्र बताए थे, ऐसे ऐसे जो छिद्र बताए, ये छिद्र खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं। जब ये छिद्र खुलेंगे, इन छिद्रों के चारों तरफ कोशिकाएं होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? द्वार कोशिकाएं बोलते हैं उनको। इन रंध्रों के दरवाजे को बंद करने के लिए, रोकने के लिए। अगर दरवाजा खुला रह जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अंदर आ जाएगी, पौधे को बहुत सारी हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल भी करना है, ज्यादा ना आए। अगर दरवाजा खुला रह जाए तो अंदर से जो बेकार का उत्पाद की बात कर रहा था, ऑक्सीजन वो बाहर निकल जाएगी। दूसरा, इससे जो रंध्र होते हैं, यहाँ से जो पौधे जो जड़ों द्वारा पानी लेते हैं, उस पानी को भी बाहर निकालते हैं, उसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया से पौधे के अंदर से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाता है बच्चों। ठीक है, वो भी इन रंध्रों के द्वारा ही निकलता है। ठीक है, क्लियर? तो यहां हम बात कर रहे थे रंध्र और उनके कार्य भी आगे हमारे सामने। रंध्रों के कार्य होते हैं, एक तो गैसों का आदान प्रदान होता है और एक वाष्पीकरण में मदद करता है। कौन करते हैं? रंध्र करते हैं। रंध्रों के छिद्रों को
बंद या खोलने का काम कौन करती है? द्वार कोशिकाएं करती है। अभी जो पौधे की जो फैक्ट्री की बात कर रहे थे, पौधे की जो खाद्य फैक्ट्री थी पत्ती, पत्ती के अंदर जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, कोशिका बच्चों आप जानते हैं कि जो जिस तरह से भवन को निर्माण करते हैं उसकी छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है बच्चों? कोशिका होती है। कौन होती है? कोशिका होती है। कोशिका के बहुत सारे भाग होते हैं, हम मुख्य जो भाग हैं 3 भागों की बात कर लेते हैं। कोशिका के चारों तरफ एक कवर होता है, उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है और उस द्रव को बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर एक गोल गोल संरचना होती है, उसको हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, सभी जीवों की कोशिकाओं में ये तीनों कोशिका के अंग होते हैं, या दूसरे शब्दों में कि कोशिका अंग होते हैं। हम जैसे जो मनुष्य है या दूसरे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जिन्हें हम परपोषी कहते हैं, उनमें भी होती है। और लेकिन पौधों की कोशिकाओं में एक नया कोशिकांग और होता है, उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हर जीव की कोशिका के अंदर से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक है, ये सारी चीजें होती हैं। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग है, इससे मान ले इस कोशिका के भीतर है और ये है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं हरे रंग के, छोटे छोटे वर्णक होते हैं हरे रंग के, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? हरे पौधों की कोशिकाओं। क्लियर है? यहां तक की बात होगी बच्चों। इसको मैं एक बार रख कर देता हूं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है। पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की दिखाई देती हैं। किस वजह से दिखाई देती है? इसी क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई देती है। पौधा हरा क्यों दिखाई देता है? पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है। ठीक है बच्चों? बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी वस्तु है उसका रंग कैसा होगा? जिस सूर्य का जो प्रकाश प्रत्येक वस्तु पे पड़ता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा वो वस्तु अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और कुछ हिस्से को बाहर बिखेर देती है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पे गिरता है तो पौधे की पत्तियां हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं और वो वहां से उठ के हमारी आंखों पे आता है तो हमें पत्तियां कैसी दिखाई देती है? हरी दिखाई देती है। हरा दिखाई देने का कारण यही है और उसे क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है। ये था क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की एक खास विशेषता और होती है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे गिरता है उस प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उस प्रकाश ये एनर्जी को पत्तियों में अपघटित कर लेता है, रोक लेता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्लोरोफिल की हमने बात की। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल का पौधों में मुख्य कार्य क्या होता है? सौर ऊर्जा का अपघटित कर लेना ताकि वो पौधे में भोजन के संश्लेषण में प्रयुक्त हो सके। आगे एक शब्द यहां मैंने लिखा है वाहिका। ये क्यों डाला है ये शब्द मैं बताता हूं। पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनमें भोजन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है भी डिस्कस करें। यहां से भोजन बना, जो भोजन बना है तो पौधे के तने को भी जरूरत है, जड़ को भी जरूरत पड़ेगी, सभी को जरूरत पड़ेगी। उस भोजन को यहां से लेके जाने के लिए पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो पतली पतली नलिकाएं होती हैं।
उन पतली पतली नलिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, वाहिकाएं कहते हैं। पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हुआ वो तने के लिए भी गया, जड़ के लिए भी गया, उधर फूल पत्तियां बाकी हैं उन सब के लिए भी गया। वो किसके माध्यम से जाता है, इन वाहिकाओं के द्वारा ही जाता है। तो वाहिकाएं और भी कार्य करती हैं। मृदा के अंदर जो पानी उपस्थित है, पानी में जो खनिज लवण घुले हुए हैं, उन सबको जड़ें पानी को अवशोषित कर लेती हैं। जड़ों में भी वाहिकाएं होती हैं। ये पानी और खनिज लवण इन वाहिकाओं से होते हुए तने में पहुंचते हैं, पत्तियों में पहुंचते हैं, यानी दूसरे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। कौन, वाहिकाएं। ठीक है, ये वाहिकाएं पतली पतली नलिकाएं और भोजन और खनिज लवण एवं पानी का पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने में इन अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट लेते हैं, पादपों के लिए आवश्यक सरलतम पदार्थ कौन है। पौधे अपना भोजन का निर्माण करेंगे या पौधे को अपने जीवन की प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना है, तो सबसे जो सरलतम आवश्यक उत्पाद जो बहुत सारे और भी आवश्यक जो पदार्थ चाहिए, सरलतम काफी सारे चाहिए, लेकिन उनमें से मुख्य कौन है। एक तो है बच्चों वाटर, जल, जिसका फार्मूला लिख दिया है मैंने H2O। याद कर लें, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। O छोटा नहीं है, बड़ा होगा, H भी बड़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला डाल दिया है CO2, अभी पहले भी बताया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड। फिर खनिज लवण जो जमीन से लिए जाने हैं, वो मुख्य जो खनिज लवण होंगे अमोनियम और नाइट्रेट के लवण होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से सुने, पौधों के लिए आवश्यक सरलतम पदार्थ कौन होते हैं, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, खनिज लवण। कौन से, मुख्य रूप से कौन से खनिज लवण, अमोनियम और नाइट्रेट के खनिज लवण। क्लियर है, यहां तक की बात होगी। अब जो अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, आज के टॉपिक का अहम पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, पौधों द्वारा अपने भोजन के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है, तो पौधे जिस विधि से अपने भोजन का निर्माण करते हैं उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के पौधे ने अगर संचालित करनी है या होनी है तो उसके लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे को सबसे पहले इस अपना भोजन निर्माण करना है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, इसलिए सबसे पहले तो उसको कौन चाहिए, जल चाहिए, जिसको हमने H2O के रूप में लिखा था। दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल से मिलेगा। हमने बताया था पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा उन छिद्रों से होती पत्तियों में पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, ये तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो हमने बताई, प्रकाश या लिखी रखा है। ठीक है, चलो फिर भी लिख दे, प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया के लिए जो कच्चा माल पौधों को चाहिएगा, एक तो होगा जल, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, और आवश्यक एक वर्णक की ओर है जो हरी पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित होता है, वो होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, ये कच्चा माल नहीं है, ये क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को पत्तियों में रोकने का काम करेगा। ये क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को पत्तियों में रोकने का काम। ये तीन आवश्यक
पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं, एक सौर ऊर्जा। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। आओ प्रकाश संश्लेषण को बताते हैं। इस चित्र को गौर से देखिए। ये पौधे की टहनियां, जमीन में कौन है, इसकी जड़ें, ठीक है। यहां पर पत्तियां हैं, दिन निकला हुआ है, सूर्य आसमान में चमक रहा है, धूप चारों तरफ फैल रही है, ठीक है बच्चों। पौधे जमीन से जल को अवशोषित करता है, जड़ों के द्वारा तने में पहुंचता है, फिर पत्तियों में ले जाता है। पानी पत्तियों में पहुंच गया, जल पत्तियों में पहुंच गया, ठीक है। उसी समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैं फार्मूला बता चुका हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रंध्रों के द्वारा पत्तियों में पहुंच जाती है। पानी भी पहुंच चुका है पत्तियों में, ठीक है। ये यहाँ जो पतली पतली नलिकाएं थी, उन वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों में पानी भी पहुंच गया, जल भी पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई। अब ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को जोड़ के नया पदार्थ बनाना, इन दोनों को जोड़ के नया पदार्थ कच्चा माल के रूप में प्रयोग करके एक नया पदार्थ बनाना है। और वो नया पदार्थ कौन होगा, पौधे का भोजन होगा, जो उसने स्वयं बनाया। जब उसको बनाएंगे, जिस तरह से घर में चाय बनानी है या कोई सब्जी बनानी है, तो हमें ऊर्जा तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट ऊर्जा के रूप में हम हमारे गैस के बर्नर के अंदर से गैस को जलाते हैं, एक ईंधन के रूप में, वहां से ऊर्जा होती है हीट के रूप में। इसी तरह से यहाँ जो ऊर्जा होगी वो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होगी, वो पत्तियों पे गिरेगी और पत्तियों पर जो सौर ऊर्जा आएगी बच्चों, उस सौर ऊर्जा को पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो रोक लेगा, अपहृत कर लेगा। और यही सौर ऊर्जा इन दोनों को जोड़ के किसको, भोजन का निर्माण कर। तो अगर सही ढंग से, ये तो था एक प्रक्रम जिसको चित्र की सहायता से समझाया, अगर सही ढंग से हम प्रकाश संश्लेषण को समझने की कोशिश करें, प्रकाश संश्लेषण, इसको समझे, ठीक है। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मैं सूत्र लिख रहा हूं क्योंकि आपको तो बता चुका हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भूमि से जल लेकर और हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से सौर ऊर्जा के द्वारा इन दोनों पदार्थों को मिलाकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और वो भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और उस भोजन, जब भी कोई भोजन बनता है तो उसके साथ बेकार के उत्पाद भी निकलाते हैं, और वहां पर एक उत्पाद जो पौधे का उस समय पौधे के लिए जरूरी नहीं है, पौधा उसको बेकार समझता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, उसको हमने एक समीकरण के रूप में लिख दिया है। बच्चों जरूरी नहीं यहाँ पर इस समीकरण को रूप में इसको लिखो, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो शब्दों में, फार्मूले के रूप में लिखना जरूरी नहीं, यहाँ सीधा पानी या जल लिख सकते हो। तो इस समीकरण के रूप में लिखा, तो इसको लिखने से, इसको देखने से परिभाषा क्लियर होती है। हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर, भूमि से जल लेकर, सूर्य से सौर ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा अपहृत करके भोजन का निर्माण करते हैं। जो भोजन बनता है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसके साथ में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन बनी है वो पौधे अपनी पत्तियों के निचले हिस्से में जो परत है उसमें से जो छिद्र होते हैं
उन छिद्रों को रंध्र करते हैं, उनसे वायुमंडल में बाहर छोड़ देते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो रंध्र होते हैं वो गैसों के आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अंदर लाते हैं, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो पौधे जो हरे पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोल देते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम भी बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम में बच्चों आमतौर पे आप सबके सामने क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, यहाँ से इसी से पूरा हो जाए। या एग्जाम में क्वेश्चन से अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा घूम के आ जाता है, कहता प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है उसका आप समीकरण के रूप में कैसे दर्शाओगे, दर्शाइए। आप यहीं से दर्शा सकते हैं, मैंने अभी बताया था। यहाँ हिंदी में लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ लिख दो जल। ठीक है, नहीं तो ये लिख देंगे, ये भी ठीक है। यहाँ शब्द आया बच्चों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काफी तरह के होते हैं, जैसे ग्लूकोज आपने सुना होगा, सुबह आपके घर में चाय बनी, वहां पे चीनी आई थी, चीनी भी है। ठीक है, मम्मी आटा गूंथ रही थी, आटा गूंथने के बाद हाथों को पानी में धोया तो एक सफेद सा पानी का रंग सफेद सा हो जाता है। उस पानी के अंदर कौन आ जाता है, जो आटे में था, मंड या स्टार्च, ये भी कौन है, कार्बोहाइड्रेट। और भी बहुत सारे होते हैं, हमने एक दो के बारे में यहाँ बात की। बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ जो मैंने कुछ टाइप्स बताए, इसमें वजह क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट की बात करें, शुरुआत में आया था भोजन के जो मुख्य घटक हैं किसी भी जीव के, चाहे वो जंतु है चाहे पौधा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो पौधे ने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहां से कर लिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। और जो तत्व होते हैं, विभिन्न जो रसायनों को बनाने में जो तत्व हैं, उन तत्वों में काफी सारे नाम हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम वगैरह वगैरह जो भी है। उनमें से कुछ एक तत्वों की बात करें, एक शब्द आता है बच्चों कार्बन। ठीक है, एक शब्द आता है हाइड्रोजन, और एक शब्द आता है बच्चों ऑक्सीजन। ध्यान से सुने, ऑक्सीजन बच्चों। और एक शब्द आता है बच्चों नाइट्रोजन। वैसे अब तक जो ज्ञात तत्व है 118 ज्ञात तत्वों का मनुष्य को भी पूरी तरह से नॉलेज है। उनमें से हमने यहाँ 4 तत्वों के नाम लिख दिए। नंबर 1 लिख दिया कार्बन, दूसरा लिख दिया हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। यहां ये 4 तत्व मैंने क्यों बताए। ये जो कार्बोहाइड्रेट नामक जो पोषक तत्व है वो किससे बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इन तीनों से मिलके बना है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये तीनों तत्व हो गए, इन तीनों से कार्बोहाइड्रेट बन गए। यानी पौधे ने अपना जो पोषक तत्व कौन था, कार्बोहाइड्रेट, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बना लिया। आगे और भी तो पोषक तत्व बच गए। ये जो अगला जो वसा नाम का जो पोषक तत्व है, इस कार्बोहाइड्रेट में को ही पौधा बाद में परिवर्तन करके इसको बना लेता है, इसको बना लेता है। जिस तरह से हमारा शरीर है, हम चपातियां खाते हैं, आलू खाते हैं, कई बार ये बोलते हैं अरे ये तो आलू की सब्जी बहुत ज्यादा खाता है ना, और फास्ट फूड काफी ज्यादा खाता है, तभी तो इतना मोटा हो गया, हेल्दी हो गया, इस शरीर में यहाँ फैट जमा हो जाता है। वो फैट किससे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बाद में किसमें, फैट में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है वसा। कहने का अभिप्राय है कार्बोहाइड्रेट पौधे ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बना लिया था और इसी कार्बोहाइड्रेट से वो वसा का भी निर्माण कर लेता है। ठीक है, और जो भूमि से जो जड़ों से खनिज लवण जो लेता है वो वहां से ले लेता है कौन, पौधा। तो पौधे के कार्बोहाइड्रेट का भी काम हो गया, मुख्य जो भोजन के घटक थे वो मिल गए, वसा भी मिल चुकी है उसको।
ठीक है, उसको खनिज लवण भूमि से मिल गई। लेकिन अगली बात करें हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो प्रोटीन में के निर्माण के लिए कार्बन भी चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन नामक तत्व भी चाहिए, ऑक्सीजन भी, और इसके साथ में प्रोटीन को चौथा जो तत्व मैंने यहां लिखा था नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ये तीन ही होते हैं। इसका मतलब पौधा अपना भोजन का निर्माण स्वयं तो कर लेता है, लेकिन जो प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? जब तक उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, और वही नाइट्रोजन उसको लेनी है कहां से? भूमि से। जो ये खनिज लवण लेगा, इन खनिज लवणों के अंदर से नाइट्रोजन उसके पास चली जाती। मुख्य जो खनिज लवण है पौधे के जड़ों के द्वारा जो लिए जाते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण में मदद करेंगे, वो अमोनिया और नाइट्रेट से बने लवण होते हैं। आमतौर पे या ज्यादातर आपने कहते हुए सुना होगा, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, और उन गांठों के अंदर एक सूक्ष्म जीव रहता है, एक जीवाणु रहता है ना। अलग अलग फलीदार पौधों की जड़ों में अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव, ये जीवाणु रहते हैं, ठीक है। मटर है, चना है, सेम है ना। इनकी जड़ों के भी में जो ये सूक्ष्म जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों के अंदर जो जीवाणु होता है उसको हम राइजोबियम कहते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है? भूमि से नाइट्रेट के साल्ट है, नाइट्रेट के जो लवण है पौधे को दे देता है, और पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस है सबसे ज्यादा है, 78% है। पौधा वहां से क्यों ले? वायुमंडल से ले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी तो लेता है। लेकिन ध्यान रहे, वायुमंडल से पौधा सीधे तौर पे नाइट्रोजन गैस के रूप में नहीं ले सकता। ये पौधे के लिए हाईली टॉक्सिक होगी, विषैली होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेता है गैस के रूप में, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। नाइट्रोजन को फिर वो किसी दूसरे रूप में, किसी यौगिक के रूप में, किसी लवण के रूप में लेता है, और ये जो लवण बनाने का कार्य कौन करते हैं? वो सूक्ष्म जीव राइजोबियम जैसे, ठीक है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट में बदल देते हैं, अमोनिया के साल्ट में बदल देते हैं, अमोनिया के लवण में बदल देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन मिल जाती है पौधे को जड़ों के द्वारा, इन खनिज लवणों की मदद से, और यहां से वो नाइट्रोजन फिर इनमें से इस कार्बोहाइड्रेट के पास आती है, इनमें परिवर्तन होते हैं, और किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का भी निर्माण हो जाता है बच्चों, और विटामिन का भी निर्माण करने में इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तो क्या हुआ? भोजन के जो मुख्य घटक थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सभी का निर्माण पौधे ने कर लिया, जो कि प्रत्येक जीव के लिए मुख्य घटक चाहिए थे। चारों 500 घटक हैं, इनका निर्माण पौधे के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है, पौधे भोजन के घटकों का निर्माण कैसे करते हैं, और यही जो मैंने डिस्कशन किया वो इसी का तो ही आंसर बनता है। कार्बोहाइड्रेट सॉरी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से वसा का निर्माण होगा, ठीक है। भूमि से खनिज लवण लिए, उनमें से नाइट्रेट के लवण आए, उन लवणों से नाइट्रोजन लिए, और इन कार्बोहाइड्रेट की मदद से प्रोटीन और विटामिन्स का निर्माण होगा। तो इस आंसर को भी, इसका भी आंसर हमारे सामने आ सकता है, ठीक है बच्चों। ये था बच्चों पौधों में प्रकाश संश्लेषण और जो मुख्य जो घटक हैं उनके निर्माण के बारे में, पोषण की विधियां 2 बताई थी उनके बारे में। आगे भी पोषण की और विधियां होती हैं, उन विधियों को इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, या दूसरे शब्दों में कि इस लेक्चर के सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के बच्चों थैंक यू, फिर मिलते हैं।